तो बहरहाल इन तमाम इश्यूज पे हम बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ जी, वॉर एक्सपर्ट, मिलिट्री एक्सपर्ट और इसके साथ साथ मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट और जियो पॉलिटिक्स के भी हम कहेंगे कि माहिर हैं और एक बहुत ही अच्छा एनालिसिस करते हैं, बहुत सलीके, बहुत खूबसूरती से। और खास बात ये देखिए, हम इस चीज को इसलिए मैं दोहराता हूँ ताकि लोगों को ये यकीन रहे कि हम चैनल पे कोई जज्बाती बात नहीं करते, फैक्ट पे बात करते हैं। और कैप्टन साहब बिल्कुल बेलाग लपेट, चाहे वो ईरान की बात हो, अमेरिका की बात हो, इजराइल और फिलिस्तीन की बात हो, एक सीधी और सच्ची बात सिचुएशन पे करते हैं। तो और यही हमारी टीआरपी है और यही हमारी अपनी खूबसूरती है, जो भी आप कह लीजिए। और हम हमेशा शुरू से आप देखिए, जो हमारे हिंदुस्तान का मौकिफ है, जो हमारी हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी है, उसका भी हम पासो लिहाज रखते हैं अपनी गुफ्तगू में। बहुत बहुत इस्तकबाल है कैप्टन साहब। और क्या सिचुएशन इस वक्त देख रहे हैं, क्या अपडेट्स देंगे कैप्टन साहब? जी हाँ, शुक्रिया डॉक्टर रिजवी। सबसे बड़ी बात है कि पीस कुछ हद तक टिक रही है। कुछ हद तक ईरान भी अपनी मिसाइलों को काबू में रखने की कोशिश कर रहा है। कुछ हद तक अमेरिका भी अपने बमबारी को काबू में रखने की कोशिश कर रहा है। गजा में इसराइल की आईडीएफ जो पुलिस एक्शन करती है, उसमें कम से कम बमों का इस्तेमाल पिछले 1 हफ्ते में नहीं हुआ है। अ, बाब अल मंदेब पर जो हूती ने सऊदी जाने वाले और सऊदी से आने वाले जहाज़ों पर रेस्ट्रिक्शन लगाने था, वो अभी भी जारी है। सऊदी कोशिश कर रहा है कि दुनिया भर की दूसरी नेवी, अब वो बोल रहे हैं 14 नेवी हमें मालूम है, ये सब अमेरिका की नेवी होगी। इज़राइल भी कुछ भेज देता है और यूरोप की इस नेवी होंगी। पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये लोग भेजेंगे क्या नहीं उसके बारे में शक है। लेकिन सऊदी को समझना पड़ेगा डॉक्टर रिजवी, आखिर बाब अल मंडेब को बंद क्यों किया हूती ने? ठीक है, हूती ने बंद किया क्यों, ये सऊदी को समझना पड़ेगा। क्योंकि सऊदी खुलेआम अमेरिका का साथ दे रहा इस जंग में। और 28 फरवरी के पहले तो सऊदी और ईरान के बीच में कोई खास टेंशन नहीं थी। तो सऊदी को समझना पड़ेगा कि अगर 28 फरवरी के पहले सऊदी और ईरान के बीच में कोई टेंशन नहीं थी, यानी हouthi भी कुछ नहीं कर रहा था, बाब एल मंडेब खुला था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला था, तो अब सऊदी के ऊपर क्यों हouthi नाराज है? नाराज इसलिए है क्योंकि सऊदी अपनी जमीन, अपनी आसमान, अपने समुद्री इलाके का इस्तेमाल बहुत ही मैं कहूँ क्या नापाक तरीके से अमेरिका की फोर्सों को इजाज़त दे रहा है इस्तेमाल करने की। एकमात्र रीज़न ये है, यही है शुरुआती लिंक। उसके बाद ज़ाहिर बात है, अगर सऊदी अपने यहाँ से अमेरिकन बेसेस को ऑपरेट करने देगा और वो वहाँ से टेक ऑफ करके अमेरिकन फाइटर विमान जाएँगे, ईरान पर बमबारी करेंगे, फिर लौट के आके सऊदी में ही लैंड करेंगे, तो ईरान को कुछ तो जवाबी कार्रवाई करनी होगी। कौन देश नहीं करेगा? मैं एक एग्ज़ाम्पल बता देता हूँ, अगर जैसे भारत है, हमें अगर कल पता लग जाए कि चीन की कुछ खुराफाती हरकत वो भारत के किसी पड़ोसी मुल्क से कर रहे हैं, तो उसके बाद भारत को भी पूरा हक है कि भारत के पड़ोसी मुल्क में जहाँ चीन अपना फ़ौजी साज़ो-सामान रख रहा है, वहाँ पर एक्शन लेने का। तो इसमें सऊदी के जो डिप्लोमेट्स हैं, उनको समझना चाहिए कि अगर वो चाहते हैं कि आने वाले दसियों साल में, 100-200 साल में ईरान के साथ उनके बच्चों का और उनके ग्रैंडचिल्ड्रन का रिलेशन अच्छा हो, तो वो अमेरिका को अपनी ज़मीन से ऑपरेट करने ना दें। खत्म हो गई बात। लेकिन डॉक्टर रिज़वी, अमेरिका ने इनको डराया हुआ है। ये कह के कि अगर हमको वहाँ पर नहीं रखोगे तो ईरान जो है तुम्हें गपचिया जाएगा।
अमेरिका ने सऊदी या दूसरे जो वहाँ किंगडम्स हैं, उनके मन में एक इमेजिनरी नकली डर बिठाया हुआ कि ईरान तुम्हें खा जाएगा अगर वहाँ पर अमेरिकन फ़ौजेस को नहीं रहने दोगे। जी डॉक्टर रिज़वी? खौफ जो है बना करके और उसी खौफ बना करके इनसे पैसे की उगाही भी मुसलसल जो है अमेरिका करता रहा है। हालाँकि अमेरिका खुद इस वक़्त बहुत अच्छी पोज़ीशन में नहीं है, जिस तरह के हालात हम देख रहे हैं वहाँ पे। लेकिन कैप्टन साहब अभी मैं 2-3 बड़ी इम्पोर्टेंट खबरें आई हैं, उनका ज़िक्र मैं करता चलूँ। यादवेंद्र दत्त ने भी कुछ दिए हैं। यहाँ पे अभी मैं देख रहा था तो यहाँ इस्लामी जो प्रेस टीवी है, उसके हवाले से इस्लामी जमहूरिये और ईरानी मसले अफ़वाज की हिमायत में मुल्कगीर रैलियों की मुसलसल 153वें दिन शब के मौके पे यानी रात के मौके पर ईरानी मुहिब्बे वतन अफराद तेहरान के आज़ादी स्क्वायर पर रैली निकाल रहे हैं। ये जो कैप्टन साहब हम देख रहे हैं, अच्छा इसी के साथ-साथ मैं बता दूँ यमन ने मुहासरा के लिए यानी घेराबंदी के लिए मुहासरे के मसावात पर अमल दरामद करते हुए 8 सऊदी ऑयल टैंकर्स को मोड़ दिया है। इसके अलावा यमन में बहुत बड़े पैमाने पे रैली है। ये जो अवाम का जज़्बा है कैप्टन साहब, मैं थोड़ा-सा चाहता हूँ कि इस पे भी ईरान 153 दिन हो गए हैं और वो मुसलसल जो है सड़कों पे हैं लोग, फ़ौज की हिमायत में, हुकूमत की हिमायत में। ये जो रिजीम चेंज और बहुत सारी बातें और खौफ ये कहीं नज़र नहीं आता। इसी तरह से आप देखिए कि करबला नजफ़ से करबला जो 80 किलोमीटर का सफ़र है, ये अरबईन के मौके पे, वहाँ पे भी आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि भरे पड़े हैं, यानी करोड़ से ज़्यादा 2-3 करोड़ लोग वहाँ पे जाते हैं। कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं। इससे कैसे जीतेंगे? डॉक्टर रिज़वी हो ये रहा है कि अमेरिका बहुत उम्मीद कर रहा था कि ईरान में जो बचे-खुचे लोग हैं, जो कि शाह ईरान के समय में यानी 1979 के पहले शाह ईरान को सपोर्ट करते थे, तो शाह ईरान ने उनको ज़मीन, जायदाद, ऊँचे सरकारी ओहदे, सबसे बड़ी बात है जो कच्चे तेल के कारखाने थे, वहाँ पर शाह ईरान ने उनको बड़ी-बड़े नौकरियाँ दिलवाई थी। तो अमेरिका ने बहुत सोचा था कि शायद ये लोग सड़क पर आ जाएँगे, 28 फरवरी की बमबारी के बाद। तो ज़ाहिर बात है देखिए डॉक्टर रिज़वी एक चीज़ तो पक्का है, ये सोचना कि ईरान में भी 100 में से 100 लोग उनकी सरकार के साथ खड़े हैं, आईआरजीसी के साथ खड़े हैं, ये किसी भी मुल्क में नहीं होता है। भारत में भी नहीं होता है। भारत में भी हमेशा 100 में से 55 लोग इधर होंगे, 45 लोग उधर होंगे। अमेरिका में भी नहीं होता है। अमेरिका में तो डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन के वक़्त इतना तनातनी और कड़वाहट बढ़ गई थी और ये तो अब ऑन रिकॉर्ड है कि 100 में से 51% डोनाल्ड ट्रंप की तरफ और 100 में से 49% डेमोक्रेट्स के लिए वोट किए थे। तो ईरान में भी काफ़ी बड़ा तबका है जो कि शायद अयातोल्ला अली ख़ामेनी की जो सरकार है उसको पसंद नहीं करता। ईरान में भी काफ़ी बड़ा तबका है, जो कि आईआरजीसी को पसंद नहीं करता, क्योंकि उन्हें अपने 1979 से पहले के दिन याद हैं, कि जब उनके म प प क्या कहते हैं हिंदी में कहते हैं पौ 12 हो गई थी, 20 उँगलियाँ घी में थी क्योंकि वो शाह ऑफ ईरान के साथ में थे। तो शाह ऑफ ईरान के साथ में थे तो अमेरिकन कंपनीज़ वहाँ ड्रिलिंग करती थी। शाह बोलते थे भई इसको अपने यहाँ मैनेजर बना दो, बन गया। ईरान में सारी रिफाइनरीज़ कच्चा तेल साफ़ करने की जो रिफाइनरीज़ हैं, वो सब अमेरिकन कंपनीज़ थी। शाह ऑफ ईरान इन लोगों को बोल देते थे यार ये मेरा वो है फलाना-फलाना है, इसको अपने यहाँ मैनेजर बना दो, बन गया। तो फिर शाह ऑफ ईरान का बड़ा अच्छा तरीका था पकड़ बनाए रखने का कि जो उनके सपोर्टर्स थे ईरान की आर्मी में, एयर फ़ोर्स में, नेवी में जो सपोर्टर्स थे, ये समझना पड़ेगा अभी भी एक दिक्कत है ईरान में। ईरान की आर्मी, नेवी, एयर फ़ोर्स 1979 के पहले ज़ाहिर बात है
जैसा किसी भी मुल्क में होता है, वो अपनी सरकार के साथ खड़े थे, यानी शाह ऑफ ईरान के साथ खड़े थे। ये शाह ऑफ ईरान क्या करते थे कि इनके बच्चों को पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप देकर, सरकारी स्कॉलरशिप देकर यूरोप और खासतौर से अमेरिका भिजवा दिया करते थे। अच्छा, ईरान की जो पुलिस थी, सवक, सवक के तो अनरिटन लॉ था कि उनके पूरे परिवार को शाह ऑफ ईरान अमेरिका में, पेरिस में, लंदन में जमीन जायदाद नहीं, फ्लैट्स दिलवा दिया करते थे, ताकि वो सवक का जो अफसर है या सवक का जो पुलिस वाला है, उसको ये श्योरिटी रहे कि कल अगर उसको ईरान छोड़ के भागना पड़े, तो पेरिस में आप फलाने-फलाने फ्लैट में, अपने ही फ्लैट में भाग सके। ऐसा वाक़ई हुआ 1979 में। सबक के जितने ऑफिसर्स थे, उनको रिवॉल्यूशन के बाद चुन-चुन के ढूँढा गया। उनके दफ्तरों से, उनके घरों से, वो अपने गाँव में जहाँ छुपे हुए थे, तो सब भागे अपने-अपने परिवार को लेकर। कोई पेरिस में छुप गया, कोई लंदन में अपने फ्लैट में चला गया, और वो सब शाह ऑफ ईरान उनको गिफ्ट में दिया करते थे। तो ये तबका जो है, अभी भी ईरान में है। 46 साल पहले की बात है। उस वक़्त जिसकी उम्र 20 साल, 30 साल थी, अब वो 70-80 साल का है। या अभी भी ईरान में जो एक तबका है जिनकी उम्र 20-30 साल है, 40 साल उम्र है, लेकिन उनको याद है कि उनके पिताजी क्या शानदार नौकरी करते थे शाह ऑफ ईरान के टाइम में। ये तबका है जिसको मोसाद ने पाला हुआ है। ये तबका है जिसको अमेरिका की सीआईए ने पाला हुआ है। 79 के बाद ये सारे एक ही परिवार में समझिए 4 भाई हैं, तो एक भाई तो अमेरिका भाग गया, एक भाई यूरोप भाग गया, 2 भाई अभी भी उस खानदान से ईरान में रह रहे हैं। ये वो लोग हैं जिसको सीआईए और मोसाद इस्तेमाल करती। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत उम्मीद की थी कि ये वाला तबका खड़ा हो जाएगा हज़ारों लाखों की तादाद में 1 मार्च की सुबह, 2 मार्च की सुबह ईरान की सड़कों पर। लेकिन उन्हें बहुत दुःख हुआ जब ऐसा नहीं हुआ। जी, डॉक्टर रिज़वी? बिल्कुल सही कह रहे हैं और ये सूरत-ए-हाल जो आपने पेश की है वो बहुत ही सच्ची है। 2-3 यहाँ पे सुवर्णा राज धाकड़ जी ने लिखा है और बहुत इम्पोर्टेंट बात लिखी है कि जाते-जाते ईरान, हूती, हिज़्बुल्लाह, हमास को छोड़कर पूरे विश्व को मिलाकर गठबंधन बनाएगा क्या सऊदी? यहाँ पे ये उन्होंने कैप्टन साहब से पूछा है। ये सवाल है कैप्टन साहब से ही है। सुवर्णा राज जी नेपाल से जुड़े हुए हैं और लगातार हमें देखते हैं। यादवेंद्र दत्त मिश्रा लिख रहे हैं, मुमताज भाई, ईरान और ईरानी जनता के साथ देश के लिए समर्पित सैन्य और राजनैतिक नेताओं के जज्बे को सलाम। भाई, ईरान न रुकेगा न झुकेगा, बहादुरी के साथ जंग में रुका है और रुकेगा। दुश्मन कुछ भी कर ले, ईरान जीतेगा। ये उन्होंने लिखा है। 2-3 बातें बड़ी इम्पोर्टेंट कैप्टन साहब जो यहाँ पे करना चाहता हूँ, और ख़ास तौर से जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने कुछ अपडेट भी दी है। यहाँ पे एक बड़ी खबर, ईरान के ऊर्जा और संरचना पर अमेरिका हमला केवल तेहरान के साथ युद्ध नहीं है, बल्कि वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के साथ एक जुआ है, एक ये चाल है, सब कुछ जल जाएगा। सऊदी अरब का गवार, यहाँ पे इसके अलावा कतर का नॉर्थ फील्ड, यूएई का यहाँ पे क्या है ज़क़ूम, इज़राइल का लेविथान और दीगर। पहली मिसाइल एक ऐसे संकट की शुरुआत है जिसे कोई भी नियंत्रण नहीं कर पाएगा। ये उन्होंने लिखा है। अमेरिकी वायुसेना के जेट विमान जॉर्डन के मुवक्काफ अड्डे पर रवाना हो चुके हैं। यहाँ पे पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिव मोहम्मद बाकर कालिबॉफ ने कहा है कि अमेरिका शासन द्वारा जारी नौसैनिक नाकाबंदी और उकसावे से न केवल हुर्मुज पर पकड़ मजबूत हो रही है, बल्कि दीगर जो स्टेट ऑफ हुर्मुज है जलमार्ग भी बंद हो रहे हैं। ये वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही खतरनाक उन्होंने बताया है। इसके साथ साथ यहाँ पे कैप्टन साहब एक और स्टीव यहाँ पे ग्रूबर एक हैं, उन्होंने लिखा है ईरान के बारे में, क्या आपको कोई अंदाजा है क्या इसमें 1 महीना लगेगा, 1 साल? जो कुछ हो रहा है उसे सुलझाने में कितना समय लगेगा? ट्रंप, ये हमेशा मुश्किल होता है। हमने वेनेजुला को 1 दिन से भी
कम समय में निपटा दिया था। ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि भाई लेकिन वो वेनेजुला था। यानी ये मान रहे हैं कि ये वेनेजुला नहीं है। तो और जो रिपोर्ट आ रही है यहाँ पे ईरान में महीनों से चल रही लड़ाई के बाद अमेरिका मीडिया पेंटागन के सामने एक बढ़ती हुई वास्तविकता को उजागर कर रहा है। और यही सवाल होगा कैप्टन साहब, अमेरिका के रक्षात्मक अवरोधक मिसाइलों का भंडार इस हद तक कम हो रहा है कि सैन्य योजनाकार इस बात पर गौर कर रहे हैं कि क्या वे सीमित जवाबी हमलों के वर्तमान चक्र को भी जारी रख सकते हैं या नहीं। अमेरिकी मीडिया ईरान के साथ युद्ध शुरू होने के बाद से कम 67 जहाजों पर हमला या दावा बोला गया और 17 नाविक मारे गए। ये जो सिचुएशन अमेरिका में अब डेवलप हो गई है कैप्टन साहब, क्या इससे पहले आप तस्वुर भी कर सकते थे कि अमेरिका की ऐसी हालत होगी? क्योंकि अमेरिका कभी ये सोचता ही नहीं था कि उसको इस तरह का जवाब मिलेगा। कैप्टन साहब। जी हाँ, डॉक्टर रिजवी देखिए, होता ये है कि अमेरिका ने सोचा था कि बहुत जल्दी ही वो ईरान पर काबू कर लेंगे। ऐसा हुआ नहीं। कुछ ऐसा ही समझ लीजिए जैसे कि रूस ने सोचा था कि बहुत जल्दी ही वो यूक्रेन पर काबू कर लेंगे। ऐसा हुआ नहीं। इज़राइल ने भी सोचा था कि वो हमास के ऊपर, मैं अक्टूबर-नवंबर 2023 की बात कर रहा हूँ। ऐसा ही कुछ इज़राइल ने सोचा था कि वो हमास के ऊपर बहुत जल्दी काबू कर लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। किसी भी स्टेट के लिए, ऑर्गेनाइज्ड फोर्स के लिए ओपोनेंट को दबाना इतना आसान नहीं है। अमेरिका ने जब सोचा था कि वो ईरान को दबा लेंगे, उन्होंने 2-3 प्रिजम्पशंस कर लिए थे। कहते हैं ना कि हाँ जी, हम ईरान पर हमला करेंगे तो बैकग्राउंड क्या है? तो इंट्रोडक्टरी थॉट प्रोसेस में ही जब उनका एप्रिसिएशन हो रहा था कि लड़ाई कैसे चलेगी, उन्होंने मान लिया था कि वेनेजुला में जैसे वेनेजुला की सरकार ने मदुरो को सपोर्ट नहीं किया। वाइस प्रेसिडेंट दगाबाज निकलीं, डिफेंस मिनिस्टर दगाबाज निकले, आर्मी के बड़े-बड़े जनरल्स दगाबाज निकले, एयरफोर्स सो गई। तो एक उन्होंने ये मान लिया था अमेरिका में मिलिट्री और ये जो मान लिया था, ये व्हाइट हाउस ने मान लिया। पेंटागन ने नहीं माना था, सीआईए ने नहीं माना था। व्हाइट हाउस में जो डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइजर्स हैं, उन्होंने मान लिया था कि ईरान के लोग सड़कों पर आ जाएंगे। 1 मार्च की सुबह, 2 मार्च की सुबह। जैसा वो सड़कों पर आ गए थे 28 दिसंबर, अगर हम याद करें 28 दिसंबर को हजारों की तादाद में ईरान के लोग सड़कों पर आ गए थे और पूरा जनवरी का पहला हफ्ता, जनवरी का दूसरा हफ्ता ईरान के लोग हजारों की तादाद पर 100 से ज़्यादा शहरों पे सड़कों पर थे। तो डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइजर्स ने 27 28 फरवरी को ये निष्कर्ष निकाला कि ऐसा फिर से हो जाएगा। ये उनका दुर्भाग्य है कि ऐसा हुआ नहीं। दूसरी चीज़ उन्होंने ये मान ली थी कि ईरान के पास जो मिसाइलें हैं, ड्रोन हैं, वो लिमिटेड हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइजर्स ने मान लिया था कि हाँ, ठीक है, 4000 ये है, 8000 वो है, 12000 ये हैं। 4 दिन, 8 दिन या 12 दिन की लड़ाई में खत्म हो जाएंगे। लेकिन फिर से मैं बताता हूँ, पेंटागन ने नहीं माना था ये असम्पशन। सीआईए ने भी कहा था कि इसका कोई आसार नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, अच्छा ये पेंटागन के जनरल्स मेरी बात नहीं मान रहे हैं, इनको रिटायर कर दो, इनको रिजाइन करवा दो। सीआईए के जो ऑपरेटिव्स हैं, सीआईए के जो टॉप ऑफिसर्स हैं, मेरा कहना नहीं मान रहे, उनको जबरदस्ती रिटायर करा दो, रिजाइन करा दो, या इधर उधर नॉन इम्पॉर्टेंट पोर्टफोलियो में भेज दो। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आंखों के ऊपर एक चश्मा पहन लिया।
इनकी मिसाइलें जो हैं वो 10 दिन 15 दिन में खत्म हो जाएगी। हुई नहीं। उसका 2 ही मतलब है कि एक, ईरान के पास ज़्यादा मिसाइलें और ड्रोन थी। दूसरा, ईरान का जो प्रोडक्शन लाइन है, वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम किया और उन्होंने हर रोज़ दर्जनों ड्रोन, हर रोज़ दसियों मिसाइलें बनाना शुरू कर दिया, जो कि अभी भी हो रहा है। जी डॉक्टर रिजवी? यही इनकी ताकत है कि रोजाना अभी मैं सुन रहा था कि अमेरिका सिर्फ जो है महीने में 10 मिसाइल बना रहा है, जबकि ईरान उससे कहीं ज्यादा तेजी से ड्रोन और मिसाइल बना रहे हैं और ड्रोन का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो ईरान तो और कह रहा है ईरान के हम तो जवाब देंगे, और ईरान आप देख रहे हैं कैप्टन साहब किस तरह से एक बड़ी इंपॉर्टेंट जयदीप सिंह मुंडेरा साहब ने भेजा वाशिंगटन स्टेट जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के साथ जंग की वजह से कुवैत में अमरीकी ठिकानों पर बार बार हमले हुए, जिसके चलते अमेरिका कुवैत में अपनी फौजी मौजूदगी के आकार का पुनर्मूल्यांकन कर रहा है। ईरान के साथ युद्ध शुरू होने से पहले ही पेंटागन कुवैत में अपनी सैन्य उपस्थिति कम करने पर विचार कर रहा था। अमेरिकी ठिकानों पर ईरानी हमलों के बाद पेंटागन ने अमेरिकी कर्मियों के लिए जोखिम को कम करने के प्रयास में अमीरात में अपनी उपस्थिति को और कम कर दिया। ये सिचुएशन यानी आप कहीं ना कहीं कैप्टन साहब अंदाजा हो रहा है कि ईरान को जिस तरह से हम लोग समझ रहे थे ऐसा है नहीं है। ईरान वाकई एक ताकतवर मुल्क है। और कल एक और तजिया निगार जो अमेरिका के थे उन्होंने कहा कि हमने ही ईरान को एक ताकतवर मुल्क बना दिया। हमने, उन्होंने कहा यानी अमेरिका ने। ये इस तरह का बयान उनका आया है। लेकिन कैप्टन साहब मैं 2-3 चीजें और गाजा पे भी थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। वहां जो बोर्ड ऑफ पीस फिर से लेकर के आए हैं और हमास कह रहे हैं हथियार डाल दिया, लेकिन हमास ने जो शर्तें रखी हैं कि यहाँ से तुम जाओगे प्लस जो है एक फिलिस्तीन की सेंट्रल फोर्स, यानी वही शर्तें हैं जो पहले थी। लेकिन ये जो प्रोपगंडा के साथ हथियार डाल दिया, हथियार डाल दिया, इसको कैसे आप देख रहे हैं कैप्टन साहब? के पास कितने हथियार हैं, इसका आकलन किसी को भी नहीं है। हमास के कितने लड़ाके हैं? लड़ाके का मतलब है ऐसे हमास के कार्यकर्ता जो हाथ में हथियार लेते हैं, चाहे हथगोला हो, चाहे रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड हो, चाहे AK-47 हो या छोटी वाली मिसाइल हो, इसके बारे में भी किसी को कोई आइडिया नहीं है। CIA कहती है कि हमास के एक्टिव लड़ाके, यानी जो हथियार लेकर हथियार को फायर करने के लिए आगे जा सकते हैं, 40,000 थे। IDF दावा करती है कि उसने अब तक करीबन 12,000 हमास के एक्टिव लड़ाकों को, एक्टिव बोला तो जिनके हाथ में हथियार है, जो रात को सोते वक्त भी हथियार रखते हैं, जो खाना खाते वक्त भी हथियार को अपने पास रखते हैं और जब हुक्म मिलता है तो आगे जाकर फायर करते हैं। IDF दावा करती है कि करीबन 12,000 को मार डाला। ठीक है, फिर भी 28,000 बाकी हैं। दूसरी बात है कि हमास के पास हथियार कितने हैं? इज़राइल ने खुद ही कहा था कि हमास ने गजा के नीचे 200 किलोमीटर से ज़्यादा टनल्स बनाई हैं। अब गजा में जितनी बिल्डिंग्स हैं, सबके नीचे क्या टनल्स बनाई हैं? होता ये था कि देखिए, किसी भी शहर में जब मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग बनती है और गजा में मजबूरी में उनको मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग बनानी पड़ी, क्योंकि जो आबादी आज से 60 साल पहले महज 2 लाख या 4 लाख थी, वो आबादी बढ़कर अब 20 लाख हो गई है, 22 लाख हो गई है। तो कहाँ जाएंगे? उनको मजबूरी में मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग बनानी पड़ी। ऊपर की तरफ 6 मंजिला और जमीन से ऊपर 8 मंजिला, 10 मंजिला। तो एक चलन दुनिया में सभी जगह होता है कि जहाँ पे भी ऊपर 6 मंजिला या 8 मंजिला बन जाता है, -1 -2 जमीन के नीचे भी बनता है। सब जगह बनता है, दिल्ली में भी होता है। तो हमास ऐसी जगह में, अब आप उनको चाहे सुरंगें कह लीजिए, चाहे तहखाना कह लीजिए, चाहे नॉर्मल -1 -2 किसी भी मल्टी में होता है बेसमेंट, कह लीजिए, हमास ने वहाँ हजारों की तादाद में हथियार छुपाए हैं। तो
ये असंभव है कि हर हथियार को हमास ढूँढ-ढूँढ कर इज़राइल को सौंप देगा, इम्पॉसिबल है। लोगों ने अपने घर में ही छुपाए हुए हैं। जैसे लोग घर में पैसा छुपा लेते हैं, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। फिर से आप कहेंगे कि सर आपने थोड़ा देखिए लोग अब अलग-अलग देशों में लोग इल्लीगली कमाया हुआ पैसा नहीं, छुपाते हम हैं। आपकी भावना समझ गए, आप कहने की हिम्मत नहीं कर पाए। पता नहीं आस-पास खड़े होंगे लोग। भाभी जी। देखिए हाँ, हमास के बारे में मैं सिर्फ़ एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि बहुत ही ज़मीन में अच्छी तरह से खड़ा हुआ ऑर्गेनाइज़ेशन है। ग्रास रूट ऑर्गेनाइज़ेशन बहुत अच्छी है हमास की। अ, ऐसे ऑर्गेनाइज़ेशन को ख़त्म करना बहुत मुश्किल होता है। इंडिया में ही हम इंसर्जेंसी देख चुके हैं। अ, हमारी सिक्योरिटी फ़ोर्स को बहुत मशक्कत करनी पड़ती है या मशक्कत करनी पड़ी है। क्योंकि इंडिया में भी अब एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, काफ़ी सारी ऐसी मूवमेंट थी, इंसर्जेंसी मूवमेंट जो कि ज़मीन से पकड़ अच्छी है। उसका मतलब क्या है कि उनके आस-पड़ोस के लोग उनको सपोर्ट करते हैं। चाहे खाना देने में हो, चाहे पानी पिलाने में हो, चाहे मरहम-पट्टी में हो। तो उखाड़ फेंकना बहुत मुश्किल है हमास को। जी। बिल्कुल और आखिरी सवाल कैप्टन साहब वो ये कि ये तमाम हमने जायज़ा लिया, लेकिन सवाल वही फिर आता है कि क्या अमेरिका कितना आपको संजीदा दिखाई दे रहा है कि मामला हल हो जाए या इसके पीछे कौन-सी राजनीति है कि अमेरिका खोखला हो रहा है? भले ही डोनाल्ड ट्रम्प मजबूत हो रहे हों एज़ ए बिल्डर, रियल एस्टेट वाले ये सब, लेकिन हाँ, वो रियल एस्टेट उनका पूरा जो है बेन गुरियन कैनाल बनाना गाज़ा में जो आपने कहा था कि वहाँ पे एक बहुत अच्छा जो है वो टूरिस्ट हब बना देंगे, हाँ, और सब पूरा जो है तो ये उनके मन में और शुरू से ख्वाहिश थी और इसीलिए बम्बार्डमेंट वो किया जा रहा था, वहाँ पे सब गिराया जा रहा था। वो जंग का हिस्सा नहीं था, बल्कि एक कब्ज़ा करने के लिए जैसे हम छोटे-मोटे शहरों में देखते हैं कि कोई बिल्डर है वो अपना जा करके अब जैसे अभी गुजरात में कितनी हज़ार जो है वो सब कॉलोनियाँ वो छोटे-छोटे वो सब गिरा दिए। अब वहाँ पे कोई अथॉरिटी ये नहीं कह रही कि किसने गिराया, कुछ पता ही नहीं। तो इस तरह से मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे चूँकि मनसूबा लेकिन बना भी लें तो क्या ये समझ रहे हैं कि वहाँ पे बहुत सुकून से वो बढ़िया जो है पिकनिक मना पाएँगे? अगर मान लीजिए 2-4 बार भी वहाँ पे गोलियाँ चल गईं, किसी टूरिस्ट मान लीजिए बन गया, मैं कह रहा हूँ तैयार बड़ा अच्छा, जैसे आपने कहा भी था। लेकिन क्या इतना आसान होगा वहाँ ज़ख्मी हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि उनको लालच दी जाए, उनको कुछ फ़ायदे दिखाए जाएँ और ये कहा जाए कि साहब अब सुकून की ज़िंदगी गुज़ारिए, तुम्हारे बच्चे विदेशों में पढ़ेंगे, जैसा कि आप कहते हैं, तो मुमकिन लेकिन इसके बावजूद मुझे लग रहा है कि अगर कब्ज़े की भावना से वहाँ पे कोई रहेगा, तो ये बहुत दिन तक चलेगा नहीं। यही सवाल है कि क्या सॉल्यूशन ईरान, अमेरिका या गाज़ा अल्टीमेटली कहाँ पे इनके रुकना पड़ेगा? ऊँट किस करवट इनको बिठालना पड़ेगा? बिठालना तो पड़ेगा, कैप्टन साहब, आखिरी सवाल। जी हाँ, डॉक्टर रिज़वी इसमें कोई शक नहीं है कि गाज़ा के ऊपर अमेरिका की नज़र है एज़ एन इन्वेस्टमेंट वो करना चाहते हैं। लेकिन क्या गाज़ा के लोग चाहते हैं कि अमेरिकन कंट्रोल में वहाँ पर अलग-अलग मल्टीनेशनल कंपनीज़ आ जाएँ? गाज़ा के लोग नहीं चाहते हैं। क्या गाज़ा के लोग चाहते हैं कि इज़राइली एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में गाज़ा के ऊपर 5 स्टार होटल खड़े हो जाएँ, बड़ी-बड़ी कंपनियाँ आ जाएँ? गाज़ा के लोग ऐसा नहीं चाहते हैं। गाज़ा के लोग चाहते हैं कि ठीक है, रिक्वायरमेंट है मलबा क्लीन करो, एस्टीमेट है कि 10 साल लग जाएगा। गाज़ा के लोग चाहते हैं कि रीडेवलपमेंट हो, गाज़ा के लोग चाहते हैं रीडेवलपमेंट हो, लेकिन उसके लिए फंडिंग वो चाहते हैं कि इंटरनेशनल न्यूट्रल एजेंसीज़ दें। ठीक है, एक इंटरनेशनल फंड बने, जिस पे कि अमेरिका का कंट्रोल ना हो। एक इंटरनेशनल फंड बने, जिस पर कि इज़राइल का कंट्रोल ना हो। उस फंड में कंट्रीब्यूट कौन करेगा? कोई भी करे। यूरोपियन कंट्रीज़ कर सकती हैं, अरब मुल्क कर सकते हैं, शायद भारत भी कर सकता है।
और वो जो न्यूट्रल फंड है उसको गजा के लोग अपनी मर्जी से अपने रीडेवलपमेंट के लिए खर्च करेंगे। तो जाहिर बात है कंसल्टेंट तो मंगाने पड़ेंगे। तो गजा के लोग अमेरिकन कंसल्टेंट को, अमेरिकन आर्किटेक्ट को या अमेरिकन इन कंपनियों को नहीं बुलाएंगे। गजा के लोग चाहेंगे कि यूरोपियन कंपनी आके वहां काम करें, भारतीय कंपनी वहां जाकर काम करें। भारत में भी हमें आर्किटेक्चर का या सिविल इंजीनियर का बहुत एक्सपीरियंस है, हम भी 100 मंजिला ऊंचा होटल खोल सकते हैं। जी। और अमेरिका या इजराइल पे कतई यकीन नहीं करेंगे, लेकिन अगर भारत इनिशिएटिव लेगा, भारत को अगर कोई इस तरह का ठेका दिया जाता है, तो उस पे यकीनन जो है फिलिस्तीनी यकीन करेंगे। हालाँकि जिस तरह की सिचुएशन जो रिश्ते उभर के सामने आए पिछले दिनों इज़राइल के साथ, तो उसमें लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि हमारी कंपनी चाबहार से लेकर के और कई प्रोजेक्ट में मिडल ईस्ट और ईरान से काम कर रही है। फिलिस्तीन के बारे में भी आप देखिए बहुत प्रेशर रहा इज़राइल का कि हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऐलान करे भारत, हिज़्बुल्लाह, हूती को ऐलान करे, लेकिन भारत इस मामले में पूरी दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ अड़ा रहा कि हमारा कोई लेना-देना नहीं, हम क्यों कहें? वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं इसमें शामिल नहीं होऊँगा। तो ये भी हिम्मत जो है कम बड़ी बात नहीं है, जब इतना प्रेशर हो इसके बावजूद अड़े रहना अपने उस पे। या आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई के तशीए जनाज़ा में आखिरी रसूमात में यहाँ से डेलीगेशन भेजना, ठीक है पीएम नहीं गए, वो लेकिन डेलीगेशन उनका गया। कहा जाएगा उन्हीं के नुमाइंदे, ये भारत सरकार के नुमाइंदे आए हैं, भारत की नुमाइंदगी करने के लिए आए हैं, तो ये भी कम बड़ी बात नहीं। तो ये हिंदुस्तान के स्टैंड है और इसी पे एतमाद करते हुए जैसा कि आपने कहा ये मुमकिन है। अब बहरहाल जो भी होगा हम अपडेट करते रहेंगे और आपसे भी बातचीत होती रहेगी। काफ़ी देर तक चूँकि बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे, आपको सुन रहे थे, इसलिए थोड़ा-सा मैंने ज़्यादा वक़्त लिया, माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन बहुत ही अच्छी गुफ्तगू कई पहलुओं पे हुई। इंशाअल्लाह फिर हम हाज़िर होंगे कैप्टन साहब, और आपको इसी तरह से ज़हमत जो है वो देंगे और मुझे उम्मीद है आप कबूल करेंगे। तो बहुत-बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।